15 अगस्त 1947 जहां एक तरफ देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में कत्ले आम हो रहा था। रजाकर्स का मुखिया कासिम रजवी अपने भड़काऊ भाषणों से भारत के खिलाफ आग उगल रहा था और उसके रजाकार खुले आम हिंदुओं को मार रहे थे। पूरा हैदराबाद हिंसा और नफरत की आग में चल रहा था। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, हैदराबाद से सटे हुए भारत के अन्य इलाकों में भी रजाकार ने आतंक मचा रखा था। हैदराबाद से गुजरने वाली हर ट्रेन को रोककर पैसेंजर्स को लूटा जा रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था और लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। हैदराबाद की अफरा तफरी बस यहीं तक सीमित नहीं थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान हैदराबाद को एक अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़े हुए थे कि उन्होंने भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान और कई विदेशी देशों से हथियार को इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया था। हैदराबाद के हिंदू इस दौरान सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद निजाम और रजाकार के जुल्मों को सहने के लिए मजबूर थे। वहीं भारत सरकार हैदराबाद को शांतिपूर्ण तरीके से भारत में जोड़ने को कई प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सभी प्रयास नाकाम रही थी। निजाम उस्मान अली खान बातों से मानने वाले नहीं थे, इसीलिए उनकी हरकतों और हैदराबाद की बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो को लॉन्च कर केवल 5 दिनों के अंदर ही हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। अगर सरदार पटेल सही समय पर हैदराबाद के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेते तो आज भारत बीचों बीच एक और पाकिस्तान होता, जिसे संभालना बेहद कठिन होता। लेकिन सिचुएशन को समझते हुए सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया, जिस कारण आज भी हैदराबाद भारत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि क्यों निजाम उस्मान अली खान हैदराबाद को भारत से ना जोड़कर अलग देश बनाना चाहते थे, और आखिर कैसे ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। आइए समझते हैं। लगभग 200 साल तक भारत को लूटने के बाद अंग्रेजों तो भारत छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते भारत को टुकड़ों में बांट दिया। ब्रिटिशर्स ने माउंट बैटन प्लान और रेड क्लिफ लाइन के जरिए भारत को हिंदू एंड मुस्लिम मेजॉरिटी के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिशर्स ने भारत की प्रिंसली स्टेट्स को भी अलग देश बने रहने का ऑप्शन दे दिया। यानी प्रिंसली स्टेट चाहती तो वो अपना एक अलग देश खड़ा कर सकती थी। ऐसे ऑप्शन को देखकर जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ के राजाओं के साथ साथ हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान की नीयत भी फिसल गई और वो हैदराबाद को अलग मुल्क बनाने की मांग पर डट गए। हैदराबाद को अलग देश बनाने की जिद का कारण कुछ और नहीं बल्कि निजाम की बेशुमार दौलत थी। निजाम उस्मान अली इस कदर धनवान थे कि उनकी रईसी के चर्चे अमेरिका की टाइम्स मैगजीन तक में शुमार थे। निजाम उस्मान अली एक समय पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनके पास अपनी खुद की सेना, खुद का रेलवे नेटवर्क, यहाँ तक कि उस्मानिया सिक्का के नाम से खुद की अलग करेंसी भी थी, जिसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड से भी ज़्यादा थी। इसी दौलत के सहारे निजाम और उनकी पुरानी पीढ़ियाँ अंग्रेज़ों को खुश करती आई थी और इसी कारण ब्रिटेन की उन पर हमेशा से मेहरबानी भी रही थी। निजाम उस्मान अली को इसी दौलत और रईसी का घमंड था। उन्हें लगता था कि वह अभी दौलत के बलबूते जो चाहे वो कर सकते हैं। दौलत और सत्ता के नशे में निजाम उस्मान अली इस कदर जुड़ चुके थे कि उन्हें जनता की पुकार भी नहीं सुनाई दे रही थी। हैदराबाद की जनता सिर्फ निजाम के गुरूर और मनमाने के शिकार नहीं बल्कि उन पर सबसे ज़्यादा जुल्म को ढाल के काम निजाम के रजाकार कर रहे थे। रजाकार वह फौज थी जिसका मकसद 80% से ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी वाले हैदराबाद में जोर जबरदस्ती से निजाम के सिंहासन को कायम रखना था। आज़ादी के समय इसकी कमान कासिम रिजवी के हाथ में थी, जो मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमन पार्टी का प्रेसिडेंट भी था। एक तरफ जहां भारत आज़ाद हो रहा था और हमारे लीडर्स भारत को जोड़ने की हर कोशिश कर रहे थे,
तो वहीं दूसरी ओर निजाम उस्मान अली और कासिम रिजवी हैदराबाद को पाकिस्तान की तरफ एक सेपरेट इस्लामिक कंट्री बनाने का ख्वाब पाल बैठे थे। उनका मकसद हैदराबाद को एक अलग मुल्क बनाकर वहाँ पाकिस्तान की तरह इस्लामिक सुप्रीमेसी कायम करना था। वह अपनी रजागद्दी को बरकरार रखने के लिए लाखों लोगों की लाशों से भी गुजरने को तैयार थे, लेकिन उनके इस मसूबे को भारत पूरा नहीं होने देता। भारत किसी भी तरह हैदराबाद को खुद में जोड़ना चाहता था, जिसके कई कारण थे। पहला, हैदराबाद भारत के बीचों बीच था, जिस वजह से हैदराबाद का एक सेपरेट कंट्री होना भारत के लिए हमेशा एक खतरा बना। इसीलिए जियोग्राफिकली हैदराबाद को इन एक अलग मुल्क नहीं बनने दिया जा सकता था। इसी वजह से सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर का नाम दिया था। हैदराबाद का भारत में ही रहकर अपना अलग देश बनाना भारत के लिए बड़ी परेशानी बन सकता था। वहीं दूसरी ओर यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू थी, जो हैदराबाद को अलग देश बनाने के सख्त खिलाफ थी और भारत से जुड़ने की इच्छा रखती थी। उनको डर था कि अगर हैदराबाद भारत का हिस्सा ना बनकर एक अलग मुल्क बन गया तो उन पर हमेशा के लिए जुल्म होता रहेगा। निजाम और रजाकारी इसी तरह उनका एक्सप्लोटेशन करते रहेंगे। इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेस पर भी हैदराबाद का भारत में विलय होना जरूरी था। इन सब के अलावा हैदराबाद उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा और एरिया का हिसाब से सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जिसमें आज के तेलंगाना के अलावा कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ जिले भी शामिल थे। इसी कारण भी भारत के लिए हैदराबाद को खुद से जोड़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लेकिन लाख चाहने के बावजूद भारत के लिए यही इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होने वाला था। 15 अगस्त 1947 आते आते भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन हैदराबाद के लोग इसी आज़ादी को महसूस नहीं कर पाए। वह अभी भी निज़ाम उस्मान अली और रजाकार की सत्ता में कैदियों की तरह जीवन जी रहे थे। उनके अंदर अभी भी भारत से जुड़ने की उम्मीद तो थी, लेकिन रजाकार के गुंडों का खौफ भी था। भारत सरकार बातचीत के जरिए निजाम उस्मान अली को मनाने की बहुत कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन निजाम भारत से जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद निजाम उस्मान अली ने 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के दिन हैदराबाद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसीलिए अगर 15 अगस्त 1947 के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई इंडियन मैप को आप देखते तो उसमें हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया। इस कारण भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इसी तनातनी और टकराव को देखते हुए 29 नवंबर 1977 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवा दिया, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की रखी गई। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया कि हैदराबाद के डोमेस्टिक मामलों पर निजाम उस्मान अली का नियंत्रण होगा और वही हैदराबाद की फॉरेन डिफेंस एक कम्युनिकेशंस जुड़े हुए मामले में भारत के कंट्रोल में होंगे। लेकिन इस पर भी ऐतराज़ जताते हुए उस्मान अली ने ये शर्त रखी थी कि भारतीय सेना हैदराबाद में नहीं घुसेगी और हैदराबाद की सुरक्षा को वह खुद संभालेंगे। भारत को मजबूरन इस शर्त को भी मानना पड़ा और उम्मीद की गई कि कम से कम अब तो निजाम उस्मान अली भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। लेकिन इसके अपोजिट निज़ाम उस्मान अली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आड़ में किसी और ही कारनामे को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका खुलासा होने में अभी कुछ और वक्त बाकी था। हालांकि इस पूरे स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट और निजाम की जिद के सामने सरदार पटेल शांत थे और वह सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। पटेल दिमाग से खेलने वाले इंसान थे। वह जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया कदम गलत साबित हो सकता था, इसीलिए अभी चुपचाप बस निजाम की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे थे। स्टैंडली एग्रीमेंट होने के बाद हैदराबाद की हलचल थमने का नाम नहीं ले रही थी। रजाकार के अत्याचारों ने भयंकर रूप में ले लिया था। कासिम रिजवी हैदराबाद में जगह जगह सांप्रदायिक सभाओं के जरिए नफरत और हिंसा को चरम पर ले जा रहे थे। ग्रामीण इलाकों हो या शहरी इलाके, सड़कें हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह कासिम रिजवी
और उसके रजाकार के द्वारा नरसंहार हो रहा था, उसने ये मान लिया था कि भारत कभी हैदराबाद को नहीं पा सकेगा और निजाम का राज हमेशा कायम रहेगा। एक तरफ रजाकार तो दूसरी ओर कम्युनिटी का तेलंगाना रिबेलियस भी सक्रिय हो गया, जो निजाम और रजाकार के खिलाफ था, लेकिन उनका भी तरीका वायलेंट था। इसीलिए रजाकार के साथ साथ कम्युनिटी का ये गुट भी भारत के लिए कंसर्न बन गया था, जिस कारण हैदराबाद की जनता को लेकर भारत सरकार काफ़ी चिंतित थी। पर अफसोस इस बात का था कि हैदराबाद और वहाँ के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए भारत कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैदराबाद की प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करना चाहते थे। वह बातचीत के जरिए हैदराबाद की समस्या का समाधान निकालना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भारत का ये नर्म रुख तब भी कायम था जब निजाम भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को कई बार ठुकरा चुके थे। यहाँ तक कि लॉर्ड माउंटबेटन ने निजाम उस्मान अली से हैदराबाद में वोटिंग कराने की बात कही थी, जिसके पब्लिक ओपिनियन के बेस पर कोई फैसला हो सके। लेकिन निजाम इस बात के लिए भी तैयार नहीं थे कि उन्हें मालूम था कि अगर वोटिंग होगी तो हैदराबाद के लोग भारत से जुड़ने के लिए वोट करेंगे और हैदराबाद उनके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए सत्ता की भूख में निजाम भारत से जुड़ने का हर ऑफर ठुकराकर हैदराबाद को अलग मुल्क बनाने की जद से पीछे हट नहीं रहे थे। एक तरफ निजाम उस्मान अली का अड़ियलपन और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू की सॉफ्ट अप्रोच। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों ही चीज़ों से तंग आ चुके थे। वो हैदराबाद की प्रॉब्लम पर जवाहरलाल नेहरू की नॉन वायलेंस की पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे। निजाम उस्मान अली का रवैया और रजाकार के अत्याचारों को देखकर पटेल मन बना चुके थे कि हैदराबाद का मसला बातों से हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा। बहुत सोचने समझने के बाद जब हैदराबाद का मामला पटेल के सहन से बाहर हो गया तो उन्होंने जनरल के.एम. करियप्पा के साथ एक छोटी सी मीटिंग की। इस मीटिंग में पटेल ने साफ तौर पर करियप्पा से पूछा कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद की मदद के लिए आगे आता है तो क्या इंडियन आर्मी बिना किसी मदद के पाकिस्तान और हैदराबाद का सामना कर पाएगी। के.एम. करियप्पा ने इस सवाल के जवाब में केवल एक शब्द कहा, हाँ। यानी अब यह क्लियर हो गया था कि सरदार पटेल हैदराबाद के मुद्दों को और नहीं खींचना चाहते थे। पटेल को इस बात का भी अंदाज़ा था कि निजाम उस्मान अली पाकिस्तान और जिन्ना से लगातार संपर्क में हैं, इसीलिए सिर्फ बातचीत करने और सॉफ्ट अप्रोच बतरने से देर हो सकती थी और भारत हैदराबाद को खो सकता था। उनका मानना था कि हैदराबाद का इंडिपेंडेंट रहना था भारत के लिए घातक साबित होगा और भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से उन्होंने हैदराबाद को भारत से जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन प्लान एग्जीक्यूटिव होने के लास्ट मिनट्स पर जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से कोई हस्तक्षेप हो जाता और कार्यवाही रोक दी जाती। भारत द्वारा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले पाने की वजह से निजाम उस्मान अली और कासिम रिजवी के नापाक इरादों को हौसला मिल जाता। वह बिना किसी खौफ के अपने कारनामों को अंजाम देने में लगे हुए थे। एक तरफ कासिम रिजवी और उसके रजाकार लोगों पर बुरी तरह जुल्म ढा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले निजाम जनता को नफरत और हिंसा की आग में जलता छोड़कर किसी और ही काम में लगे हुए थे। दरअसल उनकी मंशा पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका समेत अन्य देशों से मदद लेकर भारत के खिलाफ लड़ने की थी और निजाम इसी मंसूबे को पूरा करने में लगे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर कॉमनवेल्थ की सदस्यता देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन निजाम की इस मांग को ठुकरा दिया गया। इस वजह से जब निजाम ने देखा कि सीधे तरीके से उनके मंसूबे पूरी नहीं होंगे तो उन्होंने भारत से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। निजाम ने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए हैदराबाद स्टेट फोर्स में अनऑफिशियली सैनिकों की तादाद को बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही निजाम ने पाकिस्तान की मदद लेकर फ्रांस से वेपन्स मंगवाने की कोशिश तेज कर दी। फ्रांस से कहा कि इन्हें 6 लाख राइफल एंड रिवॉल्वर्स के साथ साथ 3 लाख मशीन गन्स चाहिए।
और अगर फ्रांस इन वेपन्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता तो वो इन हथियारों की खरीदारी यूरोप के अन्य देश जैसे स्वीडन, बेल्जियम या नीदरलैंड से कर लेंगे। इस बात की खबर जब भारत सरकार को लगी तो भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से यूरोपियन कंट्रीज को हथियारों की सप्लाई ना करने के लिए मना लिया और इस तरह निज़ाम की इस कोशिश पर पानी फिर गया। यूरोप से मायूसी मिलने के बाद निज़ाम के पाकिस्तान का रुख किया। दरअसल हैदराबाद को अलग देश बनाने का निज़ाम का जो ख्वाब था उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान ने निज़ाम को ये झूठी उम्मीद दे रखी थी कि अगर भारत और हैदराबाद में कभी जंग हुई तो दुनिया की सभी इस्लामिक कंट्रीज जंग में हैदराबाद का साथ देगी। निज़ाम इन्हीं सब बातों में आकर पाकिस्तान को करोड़ों रुपये लोन देकर रूप में देने को तैयार हो गए। इसी लोन के लालच में आकर निज़ाम की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने हैदराबाद में हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी, जिन्हें वक्त पड़ने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से हैदराबाद में हथियारों को लाने का काम सिडनी कॉटन ने किया था। सिडनी कॉटन न सिर्फ एक पायलट था बल्कि वह एक बड़ा आर्म्स डीलर भी था। इसी वजह से हथियारों की सप्लाई के लिए निज़ाम ने सिडनी कॉटन को लाखों पाउंड्स की भी फीस दी थी। सिडनी कॉटन अपने 30 लोगों को क्रू मदद लेकर कराची से प्लेन लेकर हथियार भरकर गोवा से होकर हैदराबाद के चार मीनार, बीदार और वरगल जैसे इलाकों में हथियारों की सप्लाई करने लगा था। निज़ाम की ये नापाक साजिश भारत की नज़रों से नहीं बच सकी। भारत को निज़ाम के इन कारनामों का पता चलने लगा था। ये सब होता देख वल्लभ भाई पटेल सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वह हैदराबाद को लेकर कोई डील नहीं देना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लेने की वजह से बाय चांस हैदराबाद अगर भारत से अलग हो गया तो आने वाली भारत की पीढ़ियाँ इसके लिए उन्हें जिम्मेदार मानेगी। भारत के लोग हमेशा इस प्रॉब्लम से सफ़र करते रहेंगे और जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। अब इसी दौरान 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत से चले जाते हैं और 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण पाकिस्तान शौक में डूब जाता है और इस वजह से अभी पाकिस्तान हैदराबाद के मामले में कोई खास इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं था। सरदार पटेल को हैदराबाद के लिए एक्शन लेने का यही टाइम बेस्ट लगा और इन्होंने जिन्ना की मौत के केवल 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर इंडियन आर्मी को हैदराबाद में उतार दिया। सुबह के 4 बजे तक इंडियन आर्मी को चारों तरफ से हैदराबाद के अंदर घुस गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ डिप्लोमेसी से काम लेते हुए ऑपरेशन पोलो को मिलिट्री एक्शन की जगह पुलिस एक्शन का नाम दिया, जिस कारण यूएन या ब्रिटेन भारत के इस ऑपरेशन में दखल अंदाजी ना दे सके और भारत हैदराबाद को जोड़ने में कामयाब हो सके। लेकिन इस तरह के मिलिट्री एक्शन लेने में जवाहरलाल नेहरू काफ़ी चिंतित थे। उन्हें डर था कि भारत के इस एक्शन से पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता था, पर भारत सरदार पटेल अब और शांत नहीं बैठना चाहते थे। वो किसी भी तरह हैदराबाद को निजाम और अजागों की चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। अब चाहे इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से ही क्यों ना लड़ना पड़े, वो इसके लिए भी तैयार थे। भारतीय सेना के 36,000 सैनिकों को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया था, जो हैदराबाद के अलग अलग दिशाओं से घुसकर मोर्चा संभालने के लिए कई टुकड़ियों में बंट गए, जिसमें मुख्य तौर पर वेस्ट में सोलापुर में मेजर जनरल JN चौधरी की अगुवाई में सेना हैदराबाद में दाखिल हुई, तो वही ईस्ट में विजयवाड़ा की तरफ से मेजर जनरल अजीत रुद्र ने सेना की कमान संभाली। इसके अलावा छोटी छोटी टुकड़ियों में सेना ने बाकी हिस्सों से भी हैदराबाद का घेराव कर लिया। सेना का पहला हमला सोलापुर सिकंदराबाद हाईवे पर नल दुर्ग फोर्ट में हुआ, जहां निजाम की सेना और रजाकार को रोते हुए आर्मी सिर्फ कुछ घंटों में ही हैदराबाद की सीमा में 61 किमी अंदर तक दाखिल हो गई। वहीं विजयवाड़ा और अन्य हिस्सों में घुसने वाली टुकड़ियों ने भी खासी बढ़त बना ली थी। भारत के ट्रेन सोल्जर्स के सामने किसी भी मोर्चा पर ना तो निजाम की स्टेट फोर्स टिक पा रही थी और ना ही कासिम रिजवी की।
रजाकार निजाम के लगभग 2 लाख रजा के 24,000 स्टेट फोर्स भारत के सिर्फ 36,000 सोल्जर्स के आगे कमज़ोर और बेबस पड़ गए थे। भारतीय सेना के आगे रजाकार और निजाम की फौज ने घुटने टेकने के लिए जैसे ही हैदराबाद में भारत के इस एक्शन की खबर पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली बेचैनी 7वें आसमान पर पहुंच गए। इन्होंने तुरंत डिफेंस काउंसिल की बैठक अरेंज की और अपने मिलिट्री ऑफिसर से भारत पर हमला करने के बारे में पूछा, लेकिन इस पर पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स ने लियाकत अली से भारत पर अटैक के लिए साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अभी पाकिस्तान भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है, जिस कारण चाहकर भी पाकिस्तान हैदराबाद के मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल 5 दिनों के अंदर ही इंडियन आर्मी ने पूरे हैदराबाद में अपना पकड़ बना ली और निजाम उस्मान अली के पैलेस को घेर लिया। हैदराबाद को अलग इस्लामिक कंट्री बनाने का ख्वाब निजाम का अब टूटता हुआ दिख रहा था। पाकिस्तान से कोई मदद ना मिल पाने के बाद निजाम अब यूएनए से इंटरवेनर की रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उसे वहाँ निराशा और हार के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र ना आती देख 17 सितंबर को निजाम ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसी के साथ ऑपरेशन पोलो के सफल परिणाम की वजह से 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा हो गया। इसी कारण हर साल 17 सितंबर के दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो भी निजाम को उसकी सही जगह दिखाने के लिए रखा गया था। दरअसल इस ऑपरेशन के समय पूरी दुनिया में हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पूरे 17 पोलो के मैदान थे, जो निजाम की शानो शौकत में 4 चांद लगाते थे। इस ऑपरेशन में 1300 से ज़्यादा रजाकार और 800 से ज़्यादा हैदराबाद स्टेट फोर्स सैनिक मारे गए। वहीं इस ऑपरेशन में 66 भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए। जनता पर बुरी तरह जुल्म वाले कासिम रिजवी और उसके लगभग 18,000 रजाकार सलाखों के पीछे भेज दिया गए। 9 साल तक अपनी सज़ा काटने के बाद कासिम रिजवी को 1957 में रिहा किया और 48 घंटे के अंदर ही उसे भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने कासिम रिजवी को अपने देश में शरण दी, जिसके बाद कासिम हमेशा के लिए पाकिस्तान चला गया। हालांकि पाकिस्तान जाने से पहले अपनी पार्टी MIM को मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप गया। आज आप इसी पार्टी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिम AIMI के नाम से जानते हैं। थैंक यू।